नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग जून और जुलाई मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर शामिल रहेंगे, जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आगामी एग्जामों के लिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू की जाएगी? दुनिया दुनिया की क्या है पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू की जाएगी? इसका आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ओडिशा। दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी, मतलब ब्लैक टाइगर, ब्लैक कलर का जो टाइगर रहेगा, बाघ, सफारी शुरू की जा रही है ओडिशा राज्य में। क्या लिखा है? ओडिशा में इस वर्ष के अंत तक दुनिया की पहली मेलिनिस्टिक काली टाइगर सफारी शुरू की जाएगी। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास होगी। तो इससे हम लोग क्या क्या जानकारी होती है इस क्वेश्चन से? सबसे पहले तो ये हो गया कि ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो ओडिशा राज्य में। ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों ओडिशा राज्य में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कौन सा बोल रहा है? हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत। हमारा भारत देश ही है जो संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। दोस्तों याद रखेंगे, क्या लिखा है देखिए, भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। भारत ने 1,04,561 प्रजातियों को कवर करते हुए अपने संपूर्ण जीवन की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव है। कौन है हमारे भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? तो भूपेंद्र यादव है। वन मंत्री भी वही है, वन जलवायु। उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन वाला टरबाइन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो कौन सा आंसर होगा? पेरियार। पेरियार कहाँ है? पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है दोस्तों, याद रखेंगे। तो देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। तो टाइगर रिजर्व में पहली बार पवन टरबाइन थे थेक्कड़ी, केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला पहला स्थान बन गया है। यह नवाचार वास्तविक समय की निगरानी, कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी का समर्थन करेगा, याद रखेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया है? भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बोल रहे हैं पवन ऊर्जा वाला टरबाइन स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बिजली बनेगा इससे। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2024 में यूनेस्को ने 11 देशों के कितने स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, यूनेस्को ने जुलाई 2024 में 11 देशों के कितने स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो 11 देशों के 11 स्थल को शामिल किया है, जिसमें से देखते हैं, यूनेस्को ने 11 देशों के 11 स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नाम निर्दिष्ट करने की मंजूरी दे दी है। इस प्रकार विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में अब 136 देशों के 759 स्थल शामिल है। देख लीजिए, ये वाला है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा भारत का रहता तो इसमें इंपॉर्टेंट रहता दोस्तों। ठीक है, तो भी उतना बस याद रखना है और बाकी याद नहीं रखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा आर्थिक घटनाक्रम में, देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे वाला। तो हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? मतलब 2025 में कितना 2025 तक कितना हो जाएगा वृद्धि? नीति आयोग ने कितना % अनुमान लगाया है नीति आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2025 में? तो याद रखना है दोस्तों, 7% अनुमान लगाया है नीति आयोग द्वारा, 7%। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो अनुमान लगाया गया है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाया गया है, 0.2% ज़्यादा लगाया गया है, लेकिन नीति आयोग द्वारा 7%। तो लगभग आपको याद रखना है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक आर्थिक क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स भारत के कौन से क्रम का नवरत्न कंपनी बन गया है, बताइए? तो ये जो है मझगांव मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स भारत के कौन से नंबर का नवरत्न कंपनी बन गया है? तो 18वें क्रम का बन गया है। हम लोग देखेंगे अभी नवरत्न कंपनी कौन कौन से है। ठीक है ना। तो मझगांव जो है कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा भारत की 18वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। देखिए कौन कौन सी नवरत्न कंपनी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बीईएल, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन लिमिटेड, ये सब पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है।
हम लोग लास्ट देखते हैं, तो लास्ट कौन सा है, मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स MDL। उससे पहले जो है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था इरेडा, ठीक है, इसको शामिल किया गया था। तो ये सब याद रखना है। अभी वर्तमान में 18 है नवरत्न कंपनी। उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पेमेंट सुविधा के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस से कौन सा बैंक जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट नेक्सस से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में लगातार आ रहा था। प्रोजेक्ट नेक्सस से कौन सा बैंक जुड़ा हुआ है, स्टेट बैंक जुड़ा है कि रिजर्व बैंक जुड़ा है कि एक्सिस बैंक जुड़ा है, कौन सी सहकारी बैंक है। तो याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंक जो है वो प्रोजेक्ट नेक्सस से जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने प्रोजेक्ट नेक्सस के से जुड़ गया है, जिसके तहत भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, देखिए UPI का फुल फॉर्म भी आपको मालूम हो गया। UPI का फुल फॉर्म क्या हम लोग पेमेंट करते हैं, तो यूनिफाइड, यू से क्या है यूनिफाइड है, ठीक है, P से पेमेंट है और I से क्या है इंटरफेस है। और भारत के यूनिफाइड इंटरफेस UPI और मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड की वित्तीय उपस्थिति सेवाओं को आसान अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे क्या है भारत के साथ अन्य जो देश है उनके साथ जो ट्रांजैक्शन है उसको जोड़ा जाएगा। इसलिए प्रोजेक्ट नेक्सस लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा है, भारत के रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक, ये याद रखना है। 3 क्वेश्चन इससे हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब आर्थिक घटनाक्रम से। उसके बाद देखते हैं पुरस्कार या सम्मान से। तो हाल ही में किस देश द्वारा श्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। तो देखिए हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री है, अभी जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री बने तो कौन सी यात्रा पे गए हैं पहली बार, अभी मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद, तो वो गए हैं रूस की यात्रा पे गए हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा गया है। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के, व्लादिमीर पुतिन ने, प्रधानमंत्री वहाँ के रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया है। इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी, ठीक, सम्मानित कर दिया गया है। उसके बाद है, हाल ही में किस भारतीय मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ द्वारा विश्व अंतरिक्ष सम्मान दिया गया है। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। हाल ही में किस भारतीय मिशन को, कौन सी भारतीय ऐसा मिशन है जिसको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ द्वारा विश्व अंतरिक्ष सम्मान दिया गया है। एक्सपोसैट है, आदित्य L1 है, चंद्रयान 3 है कि मंगल मिशन है। सबसे ज़्यादा फेमस है चंद्रयान 3 है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा हुआ था चंद्रयान 3, सफल लैंडिंग कर इतिहास बनाने और दुनिया भर में भारत का परचम लहराने वाला चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष सम्मान से नवाजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। सही बात है, हम लोग की निगाहें सब उसी में थी, सभी भारतीयों की। और क्या है, चंद्रयान 3 को यह पुरस्कार 14 अक्टूबर को इटली के मिलान में होने वाले 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा। ये है, ठीक है, तो याद रखना है सबसे ज़्यादा जो मतलब किसको दिया गया है, चंद्रयान 3 को, बस इतना याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हाल ही में किन्हें प्रतिष्ठित हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक ने पहली बार कॉस्पर पुरस्कार 2024 जीता है। आखिर कॉस्पर पुरस्कार क्या है, किसको जीता है, पहले देख लेते हैं। प्रहलाद अग्रवाल है। उसके बाद है, भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वें कॉस्पर वैज्ञानिक सभा उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय है, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में है। उसके बाद क्या बोला गया है, ये कृषि नेतृत्व पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कृषि को पुरस्कार याद नहीं रखना है, आपके छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है, ये देख लेते हैं, आर्चर अमिश अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है। ये आपके SSC एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्चर अमिश अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आर्चर अमिश अवार्ड जो है भारतीय कथा साहित्य से संबंधित है, याद रखेंगे, बस इतना याद रखना है और याद नहीं रखना। उसके बाद है, भारत की श्रुति हेगड़े किस राज्य से है जिन्होंने हाल ही में मिस यूनिवर्सल पटना खिताब जीता है। ये भी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, जो बताया जा रहा है उसी को आपको याद करना है, ये भी याद नहीं रखना है। चर्चित व्यक्ति एवं नियुक्तियां में देखते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चर्चित व्यक्ति एवं नियुक्तियां में हाल ही में भारत के 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो याद रखना है दोस्तों, उपेंद्र सिंह द्विवेदी ने, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है, उपेंद्र सिंह द्विवेदी, जनरल उपेंद्र सिंह द्विवेदी। उसके बाद देखते हैं,
हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुप्रीता सिटी बनी है। उसके बाद है, हाल ही में किन्हें नीति आयोग का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? सभी को, शिवराज सिंह चौहान को भी, जगत प्रकाश जेपी नड्डा जी को भी और एच.डी. कुमार स्वामी को भी। ये इस्पात मंत्री हैं कुमार स्वामी। नीति आयोग को देख लेते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है पदेन जो है। उपाध्यक्ष कौन है? सुबन के बेरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे। इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी है। और सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। सीईओ मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है ना। तो सुमन क्या है? उपाध्यक्ष है, ठीक है ना। और सुब्रमण्यम सीईओ है। उसके बाद है, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान, जगत प्रकाश नड्डा और एच.डी. कुमारस्वामी को नीति आयोग का पदेन सदस्य बनाया गया है। आप लोग को बताना चाहूँगा कि शिवराज सिंह चौहान को अभी मोदी 3.0 में कृषि मंत्री बनाया गया है, और जेपी नड्डा या जगत प्रकाश नड्डा जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, और एच.डी. कुमारस्वामी को इस्पात मंत्री बनाया गया है, भारी उद्योग वाला, ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में किन्हें भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है NSA के? तो अजित डोभाल है। लेकिन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? याद रखना है, टी.वी. रविचंद्रन को। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन है? टी.वी. रविचंद्रन। चलिए उसके बाद देखते हैं, हाल ही में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? किन्होंने नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, A और B दोनों, जस्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस R महादेवन। उसके बाद है, हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आशा भोसले, ठीक है ना। हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? स्वर प्रतापी आशा, स्वर स्वामिनी आशा, स्वर सामग्री लिखा है उसके बाद है स्वर कोकिला। तो आंसर कौन सा है? स्वर स्वामिनी आशा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, साम्राज्ञी लिखा था, ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में किन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, डायरेक्ट टैक्स बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया है? किसको बनाया गया है? रवि अग्रवाल को। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए ये इंपॉर्टेंट, हाल ही में किन्हें संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पहले कौन थे? मनोज सोनी थे, ठीक है ना। अब किसको नियुक्त किया गया है? श्रीमती प्रीति सूदन को UPSC का चेयरमैन बनाया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना है आपको, श्रीमती प्रीति सूदन को UPSC अध्यक्ष। उसके बाद देखते हैं हम लोग सूचकांकीय रिपोर्ट में। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये वाला इंडेक्स है। इसमें 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? नीति आयोग द्वारा जारी SDG में, सस्टेनेबल सतत विकास वाले में, तो कौन रहा है? केरल रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी किया है। भारत का समग्र SDG स्कोर कितना? 71 है। शीर्ष प्रदर्शक राज्य कौन सा है? केरल है और उत्तराखंड है। निम्न वाला बिहार झारखंड है, ये याद रखना है आपको। सर्वाधिक वृद्धि जलवायु संबंधी हुई है। उसके बाद देखते हैं, हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सी स्थान प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। हैंडले पासपोर्ट रिपोर्ट, इसका आंसर क्या आएगा? 82 आएगा, 82, ठीक है ना। तो 82 इसका सही होगा, देख लीजिए भारत का रैंकिंग कितना है, ठीक है, ये याद रखना है 82। उसके बाद इसको याद नहीं रखना है, इसको देख लेते हैं, सकल पर्यावरण सूचकांक, ठीक है, जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। फिर योजना आयोग देख लेते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। भारत में 3 नए आपराधिक कानून किस तिथि से लागू हुए हैं? किस तिथि से लागू हुए हैं? तो जीएसटी दिवस कब होता है? 1 जुलाई 2024 से, ये याद रखना है। इस दिन हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे श्री वेंकैया नायडू जी, उनका जन्म दिवस भी रहता है। उनके जन्म दिवस पे 3 बुक लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए इसमें पढ़ते हैं हम लोग कि नियम क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी थी। यह कानून में 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। बदल गई IPC की इन धाराओं की पहचान है। जुर्म IPC की धारा और भारतीय न्याय संहिता की धारा। देशद्रोह था, गैर कानूनी था, ये सब धारा बदला हुआ है, ठीक है। जिसके अंतर्गत धारा 124 में क्या लिखा है? IPC की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती है। नए कानून के तहत राजद्रोह के धारा को 152 में देशद्रोह कहा गया है।
राजद्रोह को देशद्रोह कहा गया है। और ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। मानस हेल्पलाइन किस विभाग से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है मानस, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। मानस, मानस का क्या है? मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र वाला है, तो इसका नार्कोटिक्स विभाग है ये, ठीक है ना। तो ये जो है दोस्तों याद रखना है, मानस हेल्पलाइन किस विभाग से संबंधित है? तो नार्कोटिक्स से, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नशा वशा करते हैं ड्रग्स वाला, उनसे नशीली दवाओं तस्करी है, उससे संबंधित है मानस, ठीक है। टोल फ्री नंबर क्या है? 1933 से, याद रखना है, इसको भी याद कर लीजिएगा, 1933, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट परी का संबंध निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय से है? प्रोजेक्ट परी जो है संस्कृति मंत्रालय है। क्या है? संस्कृति मंत्रालय, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक विषय और तकनीकों को शामिल करना है, जिसमें भारत की कलात्मक विरासत की प्रेरणा से लेकर सार्वजनिक कला को सामने लाना है। उसके बाद है, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से फंड लॉन्च किया है? तो एग्री श्योर है दोस्तों, याद रखेंगे। क्या है इसका सही आंसर? एग्री श्योर इसका सही आंसर है, एग्री श्योर। चलिए आगे देखते हैं, सम्मेलन या समारोह देख लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? ग्लोबल इंडिया वाला, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। और एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी है, ठीक है ना। स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली में है, ठीक, यहीं किया गया है, 3 से 4 जुलाई के मध्य किया गया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट है। और विश्व जनसंख्या दिवस जो है, चले देखते हैं इसमें क्या खास बात है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने आम सभा में, ठीक है, मतलब महासभा में 11 जुलाई 1989 को मनाने का फैसला किया। 1987 तक दुनिया की जनसंख्या 5 अरब के करीब पहुंच चुकी थी, इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नागरिकों को जागरूक करने का फैसला लेते हुए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को, याद रखना है ना। इस बार का थीम क्या है? कार्यवाही के लिए आह्वान है, ठीक है, कार्यवाही के लिए आह्वान है। उसके बाद है, चर्चित स्थल में देखते हैं, हाल ही में भारत के बाहर या विदेश किस देश में पहली बार जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है? यहाँ भारत में है ही, भारत के बाहर कहाँ शुरुआत की गई है? तो कौन सा देश है वो? मॉरिशस देश है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा देश है? मॉरिशस देश है वो, श्रीलंका, कनाडा, नेपाल नहीं है, मॉरिशस है, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, हाल ही में भारत के किस राज्य के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? मोइदम कहाँ है? तो मोइदम जो है असम में है दोस्तों, याद रखेंगे। मैदाम बोलेंगे इसी को, मोइदम। ये क्या है? असम का शाही कब्र स्थल है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मोइदम, ठीक है ना। मोइदम क्या है? असम में है। ये असम का शाही मतलब राजा परिवार का कब्र स्थल है। क्या लिखा है? असम के चराईदेव जिले के अहोम राजवंश का शाही कब्र स्थल है। इसे जल्द ही यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ठीक, ये याद रखना है। यह क्या है? यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला यह भारत का 43वां स्थल बन गया है, याद रखेंगे, यूनेस्को में। उसके बाद है, किस राज्य के मैदान मोदाइम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? अभी जस्ट पढ़े हैं, असम ही आएगा। उसके बाद, देश का पहला हाइड्रोजन जलयान का संचालन किस मार्ग पर किया जाएगा? हाइड्रोजन जलयान, हाइड्रोजन चलने वाला जलयान का संचालन किस मार्ग पर किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी होगा, काशी से चुनार। कहाँ? काशी से चुनार। देखिए लिखा हुआ है, देश का पहला हाइड्रोजन जलयान वाराणसी से चुनार के मध्य चलाया जाएगा। इसका निर्माण कोलकाता के कोच्चि शिपयार्ड द्वारा किया जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है, काशी से चुनार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना है आपको। उसके बाद है, खेल एवं आगामी खेल घटनाक्रम से देखते हैं, तो विंबलडन ओपन हुआ है 2024 में अभी, ठीक है ना। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसके याद रखना है आपको, कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं, महिला एकल किसने जीती है? तो बारबरा क्राजिकोवा ने जीता है, चेक गणराज्य के बारबरा क्राजिकोवा ने जीती है, ठीक है। बस दोनों याद रखिए अभी फिलहाल। यार, इस खेल की शुरुआत कब हुई? 1877 में की गई थी, विंबलडन। उसके बाद है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ किस तिथि से हुआ है? तो 26 जुलाई के दिन से हुआ है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कारगिल दिवस जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1999 में,
तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। तिथि कब से कब तक चलेगा? पेरिस ओलंपिक, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। अभी जो ओलंपिक चल रहा है फ्रांस में हो रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य चलेगा। ठीक है, संस्करण कौन सा संस्करण होगा? ये 33वां नंबर का होगा अभी पेरिस में जो हो रहा है। मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। ठीक है। शुभंकर ओलंपिक फ्रिज। आदर्श वाक्य क्या है? अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा है। उद्घाटन समारोह 26 जुलाई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में कौन सी नदी के आयोजित हुआ है? ये या मतलब शुभारंभ हुआ है सीन नदी। क्या लिखा है? सीन नदी लिखा हुआ है, ये याद रखना है आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के ध्वजवाहक कौन है? ध्वज फहराए हैं वो जो है याद रखेंगे शरत कमल और कौन है? पीवी सिंधु। शरत कमल और पीवी सिंधु, ये दोनों याद रखना है। भारत के मिशन प्रमुख कौन है? तो गगन नारंग है मिशन, गगन नाम से ही गगनयान टाइप याद रख लेंगे। और ध्वजवाहक शरत कमल और पीवी सिंधु, टेनिस से संबंधित है इन लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? किसने जीता है दोस्तों? आप सभी को मालूम है, मनु भास्कर ने कांस्य पदक जीता है। मनु भास्कर ने अभी तक 2 बार जीत चुका है, मतलब 2 पदक हासिल कर चुके हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, कांस्य पदक मनु भास्कर और सबरजोत सिंह ने कांस्य पदक जीता है, ये है। उसके बाद देखते हैं, हाल ही में किन भारतीय खिलाड़ियों ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? किसने किसने किया है? रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली। ठीक, ये ने किया है, तीनों ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है, हाल ही में किन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो कौन है? गौतम गंभीर को किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किनको? गौतम गंभीर को हेड कोच, मुख्य कोच। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? जेम्स एंडरसन कौन से देश के खिलाड़ी है दोस्तों, याद रखेंगे, ये जो है इंग्लैंड के हैं। जेम्स एंडरसन जो है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, जेम्स एंडरसन, ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश यूरो कप 2024 फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता बना है? यूरो कप जो फुटबॉल वाला बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं आयोजन होता है इसका, ठीक है ना। तो किसने जीता है? स्पेन ने जीता है दोस्तों, याद रखेंगे। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, हाल ही में कौन सा देश यूरो कप 2024 फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता बना है? स्पेन बना है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा जून 2024 का प्लेयर ऑफ द मंच चुना गया है? तो कौन रहेगा इसका आंसर? डी ले रहा है। इसका मतलब ये है कि बी व सी दोनों, स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह कौन है? तो ये जो भारतीय क्रिकेट हाँ गेंदबाज है, और स्मृति मंधाना जो है वो भारतीय महिला क्रिकेट की महिला क्रिकेटर है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्लेयर है। उसके बाद है, हाल ही में किस देश ने कोपा अमेरिका 2024 प्रतियोगिता जीता है? किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है, याद रखेंगे, अर्जेंटीना ने जीता है। और एक हम लोग जो इधर पढ़े थे यूरो, तो स्पेन ने जीता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद है, हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है, भारत ने जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड, भारत लीजेंड ने करके याद रखेंगे। उसके बाद है, हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले 2 एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले 2 एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। कौन है? लिएंडर पेस व विजय अमृतराज। देख लीजिए, इसमें भारतीय टेनिस के दिग्गज लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को रविवार को खेल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, जुलाई 2024 में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? फीफा जो है फुटबॉल वाला है, ठीक है, तो इसमें जो है 124वां स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का स्थान 124वां है फीफा रैंकिंग। प्रथम देश कौन सा है? अर्जेंटीना। वर्ष 2024 में एशिया कप महिला T20 का विजेता कौन देश बना है? तो याद रखना है, श्रीलंका बना है। कौन सा देश बना है? श्रीलंका बना है दोस्तों, याद रखेंगे। एशिया कप, महिला एशिया कप श्रीलंका जीता है। भारत बनाम श्रीलंका था, श्रीलंका ने बाजी मारी है। उसके बाद है, क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 किस देश में आयोजित की जाएगी? क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी ये जो है याद रखेंगे, पाकिस्तान में आयोजित होने वाला है, क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं, विज्ञान साइंस एंड टेक्स देख लेते हैं। तो सेबेक्स 2 एक प्रकार का क्या है? सेबेक्स दोस्तों याद रखना है, सेबेक्स जो है
वह एक विस्फोटक है, विस्फोट करने वाला। क्या लिखा है देख लेते हैं। सेबेक्स 2 क्या है? भारत ने सेबेक्स 2 एक ऐसा विस्फोटक बनाया है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक है। ठीक है, भारत में निर्मित सेबेक्स 2 का भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है, मतलब हाँ उससे रिहर्सल कर चुका है, प्रैक्टिस कर चुके हैं। सेबेक्स 2 ब्रह्मोस मिसाइल में लगे विस्फोटक से भी ज़्यादा खतरनाक है, याद रखेंगे कि भारत का क्या है, विस्फोटक है, विस्फोट करने वाला। उसके बाद है रक्षा प्रौद्योगिकी और युद्ध अभ्यास पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत फर्स्ट है, इसमें यही था सेबेक्स वाला। तो भारत के पहले स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? जोरावर वाला क्या है, किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जोरावर का निर्माण। ठीक है, इसको पढ़ चुका हूँ मैं, मतलब पढ़ चुके हैं, करंट अफेयर में और डाल दिया था वीडियो, ठीक है ना, जोरावर, ठीक है ना, डीआरडीओ द्वारा। उसके बाद है रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2024 में भारत के किस स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस ने भाग लिया है? रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2024 में, तो इसका आंसर क्या होगा? आईएनएस शिवालिक, याद रखेंगे। उदयगिरी नहीं है, ना नीलगिरी नहीं है, ना ही हिमगिरी है, क्या है? शिवालिक, याद रखेंगे। क्या लिखा है? रिम ऑफ द पैसिफिक एक द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष कार्यकाल वाला अभ्यास है जिसे सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका नौसेना के नेतृत्व में लगभग 29 देश बहुआयामी अभ्यास के वर्तमान संस्करण में भाग ले रहे हैं। ठीक है ना, अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में इस अभ्यास में भारत की ओर से आईएनएस शिवालिक भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक में भाग ले रही है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखते हैं, हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र मतलब संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? मैत्री जो है, तो मैत्री दोस्तों याद रखेंगे थाईलैंड के मध्य। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या लिखा है? नोमेडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। नोमेडिक बोल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए मैत्री वाला तो भारत और थाईलैंड हो गया, ये वाला कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मंगोलिया। नोमेडिक बोल रहे हैं मतलब मस याद रखना है, मंगोलिया वाला कुछ बोल रहे हैं करके, ठीक है, मंगोलिया याद रखना है। युद्धाभ्यास नोमेडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया, स्थान उमरोई मेघालय में, माँ सही है मंगोलिया मेघालय वाला। उसके बाद है हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है? तो किसने भाग लिया है पिच ब्लैक में? तो भावना कंठ। किसने लिया है? भावना कंठ ने, ये याद रखना है दोस्तों। उसके बाद है हाल ही में डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के किस, इसको याद नहीं रखना है, इसको एक बार देख लेते हैं भाई। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा से किस इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो AD-1 है, AD वाला है, ठीक है, AD-1। उसके बाद है भारतीय सेना ने किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 में भाग लिया है? ये सब युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट है। खान क्वेस्ट 2024 ये कौन से देश में भाग लिया है? तो मंगोलिया। मंगोलिया हम लोग पढ़े थे, नोमेडिक करके पढ़े हैं, और खान क्वेस्ट भी वही है। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखा जाए तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या रखा गया है? इसको पढ़ चुके हैं, करंट अफेयर में पेपर में भेजा था मैं। तो दरबार हॉल का नाम रखा गया है दोस्तों गणतंत्र मंडप रखा गया है। क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। और अशोक हॉल का क्या क्या नाम रखा गया है? अशोक मंडप रखा गया है। ठीक है, मंडप दोनों रखा गया है, अशोक का नाम अशोक मंडप। उसके बाद हाल ही में किस देश ने भगवान राम और बुद्ध जी का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है? कौन से देश ने? जो भगवान राम मतलब हमारे देश की मतलब भगवान की पूजा कर रहे हैं, बुद्ध जी का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है, तो दोस्तों याद रखना है लाओस देश। कौन सा देश है? लाओस दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने भगवान राम और महात्मा बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। उसके बाद है हाल ही में भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो गंगा जल संधि किसके किसके मध्य था? आप सभी जानते हैं, भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, 1996 में समझौता हुआ था गंगा जल संधि, जिसके तहत ये 30 वर्ष के लिए साझा करने का एक समझौता है। 1996 में हुआ था, उसके बाद जो है ये 2026 में होने वाला है। 1996 में हुआ था तो 30 साल बाद, ठीक, ये याद रखना है। उसके बाद देखते हैं इसमें हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला CNG बाइक लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी ने? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, इसने बजाज कंपनी की पल्सर आती है, ये सब है, ठीक है, अलग अलग गाड़ियाँ आती है। चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो याद रखना है इसका बेलारूस इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, इसमें जो है संघाई में सदस्य देश कौन कौन सा है देख लीजिए एक बार। ठीक है,
तो भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, ठीक है, ये तो है ही भारत के जो पड़ोसी देश है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजा तजा याद रखेंगे, किर्गिज, उज्बेकिस्तान, रशिया भी शामिल है, ईरान और बेलारूस। बेलारूस अभी नवीनतम शामिल हुआ है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई वाला है, चीन या बीजिंग में है। स्थापना कब हुआ है? 2001 में हुआ है, ये याद रखना है, ठीक है। कहाँ हुआ था ये? तो उज्बेकिस्तान में हुआ था कि कहाँ हुआ था, आप लोग बताएंगे अस्ताना शहर की कहाँ। उसके बाद है विश्व के पहले कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया है? कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन, तो चीन ने किया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाल ही में यूके यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो रेचल व्यूफ्स बनी है, याद रखेंगे, ठीक है ना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो किर स्टारमर बने हैं, ठीक है। किर स्टारमर ने वित्त मंत्री किसको बनाया है? तो रेचल रिव्स को, पहली महिला वित्त मंत्री रेचल रिव्स को देश का वित्त मंत्री बनाया है ब्रिटेन का, याद रखेंगे। रेचल रिव्स ब्रिटेन की वित्त मंत्री पद संभालने वाली प्रथम महिला बन गई है दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद है हाल ही में मसूद पेजेशकियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? मसूद पेजेशकियन ने कौन सा देश है? ईरान के बने हैं, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईरान के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। मसूद पेजेशी, क्या लिखा है? पेजेशकियन ने, ठीक है ना, ये याद रखना है, क्या क्या नाम रहते हैं इन लोग। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो कौन बने हैं? किर स्टारमर बने हैं, लेबर पार्टी के, ठीक है। उसके बाद हाल ही में डिक शूप किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो बने हैं नीदरलैंड के बने हैं दोस्तों, करंट अफेयर में बता दिया था मैं। चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी जो करंट अफेयर उसको बाद में करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।